How's the George? Hi, sir. How's the George? Hi, sir. Jai Hind. Jai Hind. Hello, a very good morning to all of you. Now we are going to start the second chapter, which is unit and measurement. Welcome to my channel. Myself, Mayank Tiwari. शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो बच्चों, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था फिजिकल वर्ड। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। फिजिकल वर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि फिजिक्स की दुनिया क्या है। अच्छी बात है, फिजिक्स की दुनिया में पता चल गई, लेकिन उस फिजिक्स की दुनिया को हमें बताने के लिए कुछ मेजरमेंट की नीड पड़ेगी। हम कैसे बताएंगे, हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां के लिए इस चैप्टर की नीड पड़ गई। क्या नीड पड़ गई कि हमें यूनिट और मेजरमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो हम लोगों ने पढ़ा था ना एप्पल फॉलिंग लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में, तो ये तो पता है कि एप्पल फॉलिंग हो रही है, APPLE, एप्पल फॉलिंग हो रही है। लेकिन इस एप्पल फॉलिंग में कम टम 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 का आ रहे भैया, तो कहोगे सर वेलोसिटी आ रहा है बेटा स्कॉपिश, बिल्कुल सही। डिस्टेंस आ रहा है सर, टाइम आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, पॉइंट ये है। आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है, वेलोसिटी भी आ रही है, डिस्टेंस भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, लेकिन अगर हमें इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है तो हमें एग्जैक्टली बताना पड़ेगा। हम ये थोड़ी कर सकते अरे सुनो गुरु, इतनी डिस्टेंस थी, इतनी वेलोसिटी से, ऐसे तो नहीं बता सकते। हमें एक पर्टिकुलर उसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट की नीड पड़ेगी। तो यहां से शुरू हो गया था क्या, नीड फॉर मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट की नीड क्या है, मेजरमेंट की नीड क्या है। जैसे मान लो मोशन ऑफ कार ले लेते हैं कि हम एक कार चला रहे हैं, उसका मोशन कैसे निकालेंगे। मोशन ऑफ कार, ठीक है, मोशन ऑफ कार, कार में मोशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो सर मोशन में कुछ टर्म भी तो आ रहे हैं, वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, टाइम आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है। तो वो सब का भी तो ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ेगा। और अगर हम एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट डिटेल नहीं दे पाएंगे, तो क्या हम इस मोशन ऑफ कार के एग्जैक्ट रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो चिंटू मिंटू थे, तो भाई रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, झगड़ा सुन के मम्मी आई, मम्मी ने 2 चपट लगाई, आधा तुम लो मुन्नू बेटा, आधा तुम लो चुन्नू बेटा। अब यहां बवाल हो गया। कैसे हो गया यार? बवाल ऐसे हो गया कि चुन्नू लड़ गया मुन्नू से कि मम्मी तुमने उसको ज्यादा दिया, मुझको कम दिया। Who will decide किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है? अब तुम कहते सर अगर मैं होता तो मैं बता देता, क्योंकि मैं उस रसगुल्ले के 2 पार्ट को क्लियरली हाफ हाफ पोर्शन में काटता, उसे बैलेंस करता और उनको बता देता कि किसके पास ज्यादा था और किसके पास कम था। एग्जैक्टली क्या नीड पड़ी? मेजरमेंट। तो यही यार बात समझाना चाह रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें मेजरमेंट की नीड पड़ेगी। और मेजरमेंट किसका करेंगे भाई? मेजरमेंट तो करना है, लेकिन मेजरमेंट किसका करेंगे वो भी हमें समझना है। और इन सब चीजों को दे करके एक डेफिनेशन भी दी गई थी कि फिजिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? साइंस का मेजरमेंट है। चलो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, मेजरमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस of
of comparing an unknown quantity with a known fixed quantity of सेम काइंड। भाई ऑब्वियसली बात है, मेजरमेंट क्या हो गया, एक कंपैरिजन हो गया। आप जाते हो दुकानों में, शॉप में जाते हो, कुछ मान लो आप गए परचून की दुकान में, आपने बोला भाई 2 किलो शक्कर दे दे, तो वो क्या करता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी लेता है बैलेंस में एक साइड में, और अननोन क्वांटिटी को, देखो शक्कर को नहीं डालता है, निकालता है, तो वो क्या है, अननोन क्वांटिटी। जहां पर फिक्स क्वांटिटी थी वो उसे हम कह दिए बाट 2 किलो का रखा है, इधर वो तोल रहा है, जब बराबर हो गए मेजरमेंट हो गया। तो यही समझाना चाहता है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन नोन क्वांटिटी विद अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, ये हो गया मेजरमेंट। चलो भाई, यहां पर एक वर्ड सामने आ रहा है सर, क्वांटिटी, तो हम इसको समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में हमारी हो गई ये फिजिकल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में ये चैप्टर की शुरुआत यहीं से, बाकी तो आप लोग पढ़ चुके हो, ये सब पढ़ चुके हो। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं इस डस्टर की बात करूं, इस डस्टर की, तो इस डस्टर में क्या है, कुछ पार्टिकल्स होंगे, कंटेन्स, है ना। अब उस पार्टिकल या कंटेंट जो भी हमारे पास इसमें है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रही है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके पास कुछ सर्टेन मास है, इसके पास कुछ सर्टेन मास है, ये कुछ सर्टेन लेंथ है, बात समझना बहुत कायदे में है, सर्टेन मास है। अच्छा मैं ये बोलूं, एक ये सेलफोन ले लिया, एक डस्टर ले लिया, एक मार्कर ले लिया, और एक बोर्ड को ले लिया, ठीक है। अब इसमें सबको हम गौर से देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हर कोई कंटेन कर रहा है, सबके पास कुछ पार्टिकल्स हैं, तो सबके पास क्या है, एक मास है। मास क्या हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। भाई इस मोबाइल की अगर बात करें, तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे आने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो यानी इसके पास कुछ मास है। मास क्या दिख रही है, इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है, कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, बहुत बढ़िया। वैसे अगर मैं बोलूं कि यार इतना लापना, इतना बड़ा क्या होगा, या इतना छोटा क्या होगा, या यार ये मार्कर इतना बड़ा है, या हमने कह दिया यार ये मार्कर इतना बड़ा है। अब तो तुम गौर करो, तो मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, देखो ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो दिमाग में क्या होगा, सर लेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बात वही आई बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है which can be measured or which follow the laws of physics। हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करेगी और उसको हम मेजर कर सकते हैं, वो कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। तो शुरुआत से चलते हैं। बड़ा मजा आया बेटा, क्लास 11th में ही जान आती है, 10th तक तो कुछ भी निकल जाता है। देखो फिजिकल क्वांटिटी तुम यार पढ़ कहीं भी लो, अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, वेदांतु, आकाश, फिरजी, मयंक तिवारी, तो छोटा सा कीड़ा है। पेरेंट्स मरे यार, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, तो यार तुम यार कोशिश करो यार, अन अकेडमी पकड़ लो, फिजिक्स वाला पकड़ लो, मयंक तिवारी पकड़ लो, फायदा नहीं है। फायदा कब होगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। किसी को भी देखो, एक को पकड़ो, उसको फॉलो करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नीड नहीं कि तुम मेरे को फॉलो करो, किसी को भी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी अब आता हूं, बहुत बढ़िया। देखो इट इज अ characteristics अगर डालो प्रॉपर्टी which can be measured
and which follow the laws of physics is called physical quantity. ठीक है, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा, तो यार ये तो कुछ लोग होंगे ना थोड़े से अंशुल टाइप के मेरे अंशुल बोलेगा सर कैरेक्टरिस्टिक की बात करो, ऐसे तो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा. ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन आना भी चाहिए यार कि सर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो, ये देखो प्रॉपर्टी लिख गया ना, प्रॉपर्टी. आप कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो, ऐसा तो सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगा. तो मेरे नालायक इंसान ये बता, तू गुस्से को मेजर कर सकता है? मैं कहूं मैं तुझसे थोड़ा गुस्सा हूं, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हूं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे नफरत करता हूं, मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूं. तो भाई सर ये तो फीलिंग है. एग्जैक्टली वो कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम मेजर कर सकते हैं, एक नंबर में बता सकते हैं, एक नंबर में बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिट से शो कर सकते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी. लॉर्ड केल्विन साहब का कहना भी था ऐसा ही कुछ कि जो भी हम बोलते हैं, वॉट एवर वी स्पीकिंग, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन अ न्यूमेरिक वैल्यू आफ्टर द मेजरमेंट. जो भी हम बोलते हैं अगर हम उसको मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं दे सकते हैं, तो उस नॉलेज का होना या ना होना बेकार है. आपकी नॉलेज तभी मानी जाएगी जब आप जो बोल रहे हो इन फिजिक्स, जो आप बोल रहे हो उसे आप मेजर कर सको, उसे आप शो कर सको. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया है. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें बताना है, फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें बताना है तो हमें कुछ टर्म्स की नीड पड़ती है. जैसे कि मान लो मैंने एक हैंड स्पेन ले लिया, देखो राइट नाउ आई विल टेक लाइक दैट. एक मेरा हैंड स्पेन ये हैंड स्पेन मैंने ले लिया, ये इसकी साइज है, एक साइज है. तो एक क्या है, ये फिक्स्ड है ना, एक ये क्या है, फिक्स्ड है. मेरा हैंड स्पेन अब चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे मैं कहीं भी लगा दूं, फिक्स्ड तो रहेगा, चेंज नहीं होगा. अच्छा, ऐसे ही मैंने बढ़ा लिया, एक बार यहां ले लिया, तो एक ये था, एक ये था, हैंड स्पेन एक ये था, दूसरा हैंड स्पेन ये था. तो यहां कितने हो गए बेटा? कितने हो गए? 2 हैंड स्पेन हो गए. कितने हो गए? 2 हैंड स्पेन हो गए. देखो समझना ना, 2 हैंड स्पेन हो गए. और क्वांटिटी क्या है? मेजर हम क्या कर रहे हैं? लेंथ को कर रहे हैं. क्या कर रहा है बेटे? लेंथ को कर रहा है. तो यहीं पर एक फॉर्मूला निकल कर आ गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का, कि फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. Q इज इक्वल टू एन यू. क्या आ गया? Q इज इक्वल टू एन यू. एन क्या हो गया? नंबर. U क्या हो गया? यूनिट. वेयर n इज इक्वल टू नंबर, U इज इक्वल टू यूनिट. ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 मीटर की एक रॉड मिल गई. अब तुमको यहां से यहां तक का मेजर करना है कि यहां से यहां तक कितनी लेंथ है. ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इतनी रॉड हमको मिल गई थी, ये 1 मीटर हमको शो कर रहा था. हम बढ़ते चले जा रहे हैं. ठीक है भाई, एक पहले यहां किया, फिर यहां किया, फिर यहां किया, फिर हमने यहां किया, फिर हमने यहां किया, और फिर हमने यहां किया. ठीक है, अब ये तो पता है कि ये 1 मीटर है, 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 1 मीटर है. तो यूनिट क्या हो गई? मीटर. नंबर क्या हो गया? 1. अब कंप्लीट लेंथ को देखो तो 1 2 3 4 5 6. तो कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई? 6 मीटर. फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? लेंथ. लेंथ कितनी निकली? 6 मीटर. अच्छा, एक बात और बताओ, अगर हम इतनी बोले तब भी लेंथ बोलेंगे. देखो, इतनी बोलते तब भी लेंथ बोलते, इतनी बोल रहे हैं तब भी लेंथ बोल रहे हैं, और इतनी बोलते तब भी लेंथ ही बोलते. तो एक टर्म और क्लियर हुआ कि जो Q इज इक्वल टू एन यू है वो कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट है. जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी
वो कांस्टेंट रहेगी। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग कहां थे कि Q इज इक्वल टू एन, यहीं पर Q इज इक्वल टू एन। Q हमारा क्या हो गया था, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई थी, N क्या हो गया था, हमारा नंबर हो गया था, और U क्या हो गया था, हमारा यूनिट हो गया था। जब हमने लास्ट एग्जांपल देखा था तो हमें एक टर्म क्लियर हो गया था कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा NU विच इज कांस्टेंट। अच्छा, अब यहां से अगर गौर करो तो एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन U और U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N। अच्छा, ग्राफ बना के देखो, ग्राफ बना के देखा हमने तो कुछ ऐसा बना, ये N हो गया, ये हमारा U हो गया। भाई N बढ़ता जा रहा है, U घटता जा रहा है, या U बढ़ता जा रहा है तो N घटता जा रहा है। अब अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा कंपैरिजन में आए कि क्वांटिटी तो हमने फिक्स्ड कर दी, बहुत अच्छे से समझना बेटा, फिजिकल क्वांटिटी सर आपने बोली कि फिक्स्ड कर दी, तो क्या कुछ चेंजमेंट हम देख सकते हैं नंबर में और यूनिट में? आपने कहा सर कि फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, मैंने मान लिया, तो क्या कुछ चेंजमेंट नंबर में और यूनिट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये हमारे यूनिट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा यूनिट ऑफ सिस्टम में क्या होता है। अच्छा, जैसे मैं बोलूं यार कि 1 मीटर, तुमने बोला सर नहीं 100 सेंटीमीटर। मैंने बोला यार 1 वीक, तुमने कहा नहीं सर 7 डेज। मैंने बोला 1 मंथ, तुमने कहा नहीं सर 30 डेज। गौर करिएगा, मैंने बोला 1 मीटर, तुमने कहा सर 100 सेंटीमीटर। मैंने बोला यार नहीं 1 वीक, तुमने कहा नहीं सर 7 डेज। मैंने कहा यार 1 मंथ, तुमने कहा नहीं सर 30 डेज। अब गौर से देखो, गौर से इन दोनों चीजों को, सारी चीजों को कंपेयर करो, तो क्या कुछ चेंजमेंट है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो बात ये जो बोल रहा है वही बात ये लिखी है, लेकिन फर्क कहां आ रहा है? इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है, इसकी यूनिट अलग है और इसकी यूनिट अलग है। तो यहीं से हमने एक रिलेशन निकाला, हमने बोला N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। देखो गौर से, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हर एक एग्जांपल को कंपेयर कराते हैं। पहले लेते हैं इसको, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आपको ये तो पता होगा कि मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? ये ना कहना सर पता नहीं है, मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर। तो गौर से देखो, गौर से, जब यूनिट घट रही है, जब यूनिट घट रही है, जब यूनिट घट रही है, तब नंबर बढ़ रहा है। आ गया वही रिलेशन, जब यूनिट घट रही है तो नंबर बढ़ रहा है। मीटर बड़ा था, सेंटीमीटर छोटा था, लेकिन मीटर का नंबर छोटा निकला और सेंटीमीटर का नंबर बड़ा निकला। ये रिलेशन आया बात घूम फिर के। एक और देखते हैं, क्या था? 1 वीक 7 डेज। अगर हम बात की करें तो वीक बड़ा है, डेज छोटा है। गौर करिएगा, वीक बड़ा है, डेज छोटा है। एक और ले ले यार, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। बात समझ आ रही है? अब यहां भी देखते हैं, N1 U1 N2 U2। तो देखो N1 N2 में रिलेशन और U1 U2 में रिलेशन। गौर से देखिएगा, U1 इज ग्रेटर देन U2 while N2 इज ग्रेटर देन N1। बात समझ में आई? ये रिलेशन लिखने का क्या मतलब था? कंपैरिजन क्लियर हुआ होगा N1 U1 और N2 U2 का। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी तो हमारी सेम थी। तो यहां पर बेस आता है बेटा सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम, जबकि हम आगे पढ़ेंगे MK सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI। नोट करो। हाँ बच्चों, तो हम आते हैं इस पर यूनिट पर। यूनिट पर, यूनिट क्या है? तो देखिए,
यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, या फिर अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, यूनिट तो आपको क्लियर हो गया कि यूनिट क्या है, और यूनिट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे चल करके यूनिट को जब हम लोगों ने इन्वेंट कर लिया, लॉज आ गए, तो उनको डिवाइड किया गया दो पार्ट। कितने पार्ट है बेटे? दो पार्ट। पहला कहलाया फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, और दूसरा कहलाया हमारा डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। अच्छा चलो हम पहले ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट क्या है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी आई और यूनिट भी बहुत आई, लेकिन वो यूनिट्स जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या अपना मेजरमेंट करने के लिए दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं, दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं थी, या वो क्वांटिटीज जो अपने आप को मेजर कराने के लिए या मेजर करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं थे, वो कहलाते थे फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि अब तुम्हारी भाषा में तुमको समझाता हूं कि तुम्हारी लड़ाई हो जाए, तुम्हारा मैटर हो जाए, तो तुम्हें मैटर को सुलझाने के लिए 50 लड़कों की जरूरत नहीं है, तुम अकेले काफी हो, तो वो हो गया फंडामेंटल। और जिसको अपना मैटर सुलझाने के लिए 50 लड़कों की जरूरत है, वो हो गया डिराइव्ड। अब अच्छे से आया होगा, हम मालूम है कनपुरियो। फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट which do not have any requirement for the other unit for their measurement, fundamental। derived में क्या है? which have a requirement of other units या other quantity for their measurement। चलो लिखते हैं क्या है। तुम लोगों को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आता है, हमें मालूम है भैया कनपुरियो, ये कोरोना तो पता नहीं कैसे छा गया, कानपुर वाले उसको भी ना जीने देते हैं। फंडामेंटल हम लोग दोनों कवर करेंगे, क्वांटिटी भी कवर करेंगे और यूनिट भी कवर करेंगे। फंडामेंटल में फंडामेंटल यूनिट भी देख लो और फंडामेंटल क्वांटिटी देख लो, क्वांटिटी। ठीक है, चलो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटी? those quantity those quantities which do not depend on other quantity for their measurement। क्या लिखा है? those quantity which do not depend on other quantity for their measurement is called fundamental quantity। अब यूनिट को करना है तो लिख दो those unit which do not depend on other unit for their measurement is called fundamental unit, मतलब कि जिनको नीड नहीं। अब ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट थी बेटा? ये फंडामेंटल वो यूनिट बनी जिनको आगे चल करके एसआई सिस्टम में ले गया, इंटरनेशनल सिस्टम पे, जिस पर हम लोग बहुत वर्क करते हैं। तुमने सुना होगा जब भी हम कुछ फॉर्मूला रखते हैं तो उसमें लिखा था एसआई यूनिट ऑफ दिस ये, एसआई यूनिट ऑफ दिस ये, वो जरूर पूछता है और एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये एसआई यूनिट आगे चल करके, अभी हम थोड़ा पूछे की बात कर रहे हैं, आगे चल करके बहुत जरूरत पड़ी थी इसकी, क्योंकि एसआई यूनिट अगर ना होती तो शायद अदर कंट्रीज से हमारे बिजनेस जो होते हैं वो सक्सेसफुल ना हो पाते। देखिए कैसे फंडामेंटल यूनिट्स जो बनी, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। सबसे पहले बात आई थी 3 यूनिट्स की, किसकी किसकी? पहला था मास, फिर ली लेंथ, फिर ली टाइम। लेंथ, मास और टाइम, ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी थी जिनका अगर हम यूज प्रॉपरली करें तो हम मैकेनिक्स अपनी पूरी कवर कर सकते हैं। मैकेनिक्स की ब्रांच इन 3 यूनिट्स पर बहुत हद तक डिपेंड है। ठीक है, अच्छा मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। इसके बाद की देखिए टेम्परेचर आ गया, 4 साल बाद इनको ऐड किया गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर
टेम्परेचर। फिर आ गया आपका इसी से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिर आ गया बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर आ गया लुमिनस इंटेंसिटी, देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा चलो, अब जिसको ये दिक्कत आ रही हो कि सर हम इसे याद नहीं कर पा रहे, तो एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, उसको देख लो। लाइन में लगो, टी टी आएगा प्लीज, तो अगले ने कहा सो। लाइन में लगो, टी टी आएगा प्लीज। अब ये आगे की जो ये प्लीज और एसओ है, इसको भी समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट जब दी गई थी, तो बेसिकली वहां पर हमने शुरुआत में बेसिक यूनिट के बारे में बात किया था। ये जो आपके सामने सब लिखी हुई है, ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट। बाद में 2 यूनिट और आए जिनको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट बोला। क्या बोला? सप्लीमेंट्री यूनिट। और वो थी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ये दोनों थी हमारी सप्लीमेंट्री। ये थी बेसिक यूनिट और ये थी 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि फंडामेंटल यूनिट्स हमारी इतनी थी और आगे चल करके एसआई यूनिट में शामिल हो गई। अब है क्या क्या देखते हैं फटाफट। मास की अगर यूनिट की बात करें तो क्या होती है बेटा? किलोग्राम। स्मॉल के, कैपिटल के नहीं, स्मॉल के रहेगा। स्मॉल अगर आपको लेटर दिख रहा है किसी यूनिट की शुरुआत में तो समझ जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कैपिटल दिख रहा है तो समझ जाना ये यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई थी, जैसे न्यूटन, केल्विन, जूल। लेंथ की क्या होती है बेटा? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। टेम्परेचर की बेटे केल्विन। रिप्रेजेंट केजी से ही करते हैं, एम से करते हैं, एस से करते हैं, के से करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कुछ दिनों पहले ये भी वीडियो बनाया है, इट इज मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल रेडियन। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। बात समझ आई? ये थी हमारी क्या? फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें डिराइव, तो डिराइव में कुछ नहीं करना है, जहां पर नॉट लिखा है इसको रिमूव कर दो। मतलब कि वो क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड है, विच आर टोटली डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। यूनिट लगा दो तो वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएंगी, और क्वांटिटी अगर लगा दोगे तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएंगी। फटाफट देखते हैं क्या है। हाँ बच्चों, तो ये आया हमारे पास डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या है? दोज क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। यूनिट कर लो, दोज यूनिट विच आर या विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि मान लो मैं बोलूं सर स्पीड, समझिएगा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस क्या हो गई? एक लेंथ, मीटर। टाइम क्या हो गया? सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना था तो हमें फंडामेंटल यूनिट्स की नीड पड़ी। जैसे मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता बेटा? एल बी एच। तो हमें क्या पड़ेगा? लेंथ, लेंथ, लेंथ। तो फंडामेंटल यूनिट्स की नीड पड़ी, तब जाकर के वॉल्यूम एक्सप्लेन हो पाया। एक्सेलरेशन देख लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मीटर पर सेकेंड यहां से उठाएंगे, टाइम क्या मिल जाएगा? सेकेंड। तो इसको भी अगर हमें एक्सप्लेन करना है या इसका मेजरमेंट करना है तो हमें फंडामेंटल यूनिट्स की नीड पड़ेगी। तो वो सारी की सारी यूनिट्स या वो सारी के सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज की नीड पड़ती है, वो कहलाती है डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी के साथ हम इस पार्ट को यानी यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट करते हैं फिनिश। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की कहानी। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।